हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात करेंगे दुबई के कारपेंटर्स फोरमैन सुपरवाइजर से, जिनसे मालूम करेंगे दुबई के अंदर जो कारपेंटर का जो काम है, कारपेंटर फोरमैन सुपरवाइजर का काम है, उसके बारे में मालूम करेंगे। तो हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि आप एज ए कारपेंटर फोरमैन सुपरवाइजर कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल है। मैं तो तकरीबन 9 साल से जी बोलिए। और मेरा नाम अब्दुल है कि मैं कारपेंटर सुपरवाइज़र का काम कर रहा हूँ 9 साल से दुबई में। दुबई के अंदर 9 साल से कारपेंटर फोरमैन सुपरवाइजर से जैसा काम कर रहे हैं ये हमारे भाई। तो आप जो कारपेंटर फोरमैन सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, ऐसे दुबई जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में रहता है कारपेंटर का एक ही काम रहता है, क्या यहाँ पे भी वैसे रहते हैं या अलग अलग किस्म का वर्क रहता है? नहीं, उधर पे काम जो रहता है उसका ये मतलब रहता है कि उसका पता रहता है किसी को के काम कैसे करना पड़ता है, लेकिन उधर का मटीरियल और इधर का मटीरियल में बहुत फ़र्क रहता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। अगर उधर का कारपेंटर तुम लेके आ जाओ और शटरिंग कारपेंटर के लिए, तो शटरिंग कारपेंटर वो इजीली कर सकेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर उस कारपेंटर को आप इधर लेके आ जाओ फिनिशिंग कारपेंटर में, लेकिन फिनिशिंग कारपेंटर में उसको बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया का आदि होगा, इधर पे ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि नीचे आप कुछ काम करें स्क्रू नहीं लगा सकते हो, हैमर नहीं मार सकते हो। ज़्यादातर हमारे इंडिया पाकिस्तान में हैमर यूज़ होता है, और इधर पे हम लोग हैमर यूज़ नहीं कर सकते। इधर पे हम लोग स्क्रू है, ड्रिल है, मशीन है, हर चीज़ हम लोगों के पास है। इधर पे हम लोग ये यूज़ करेगा। प्लस में एक बात और है, अगर हम लोग इधर पे फिनिशिंग कारपेंटर को लेके आएगा तो वो जिप्सम बोर्ड का काम कर सकता है, लेकिन जिप्सम बोर्ड वाला कारपेंटर जो है वो ये काम नहीं कर सकते कि फिनिशिंग लकड़े में लेके जाओ। लकड़े का थोड़ा डिफरेंट रहता है, डिफरेंट सामान रहता है, जिप्सम बोर्ड का डिफरेंट रहता है। लेकिन शटरिंग कारपेंटर हमारे लिए ईजी है। जी, पहले ये बताइए कि कारपेंटर्स मतलब जो कारपेंटर का काम करता है, कितना टाइप का कारपेंटर रहता है? कारपेंटर का काम रहता है उसको मैक्सिमम मैक्सिमम 2 साल के उसको नहीं नहीं, शागिर्द। मैं ये पूछ रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं फिनिशिंग कारपेंटर एक है, और एक है जिप्सम बोर्ड कारपेंटर, और और एक कोई है शटरिंग कारपेंटर। शटरिंग कारपेंटर। तो तीन किस्म का कारपेंटरी काम रहता है। बिल्कुल। तो तीन कौन सा काम करता है, मतलब तीन जो कारपेंटर है क्या क्या काम करता है? एक तो शटरिंग कारपेंटर है नॉर्मल से, वो कोई कंक्रीट के लिए शटरिंग करेगा, सरिये के लिए, या उसके लिए कोई होल है उसको बंद करने के लिए, या कोई दूसरा काम है, वो नॉर्मल शटरिंग कारपेंटर है। जी। दूसरा कारपेंटर जो फिनिशिंग कारपेंटर है वो लकड़ी का काम करता है, जो लास्ट में फिनिश रहता है, स्नेक रहता है, उसका काम करता रहता है। प्लस में जिप्सम बोर्ड का कारपेंटर है, तो जिप्सम बोर्ड के कारपेंटर को ये करना है कि उसको सस्पेक्शन करना आना चाहिए। सस्पेक्शन करना आना चाहिए, उसको पेंट करना आना चाहिए, दो चीज़ उसको लाजिम आना चाहिए, वरना वो जिप्सम बोर्ड कारपेंटर नहीं बनेगा। फिनिशिंग कारपेंटर तो लकड़ी का काम करता है, ज़्यादातर फर्नीचर का काम करता है। वो भी उसके लिए करना पड़ेगा कि ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो या इंडिया में हम लोग जैसे भी करते हैं, नॉर्मल सी काम करते हैं। ये दुबई है, दुबई में हर जगह पे आप स्क्रू नहीं मार सकते हो, हर जगह पे आप कील नहीं लगा सकते हो, क्योंकि किधर भी कुछ भी हो सकता है। वायरिंग का मसला रहता है, दूसरी चीज़ का मसला रहता है, पानी का पाइप का मसला रहता है, इसको देखना पड़ता है। जी। तो आप ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पे जो कारपेंटर का काम करता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो अक्सर लोग फिनिशिंग का कारपेंटर का काम करते हैं, तो फिनिशिंग कारपेंटर में वो काम कर सकता है, लेकिन जिप्सम बोर्ड के काम में वो आदमी काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आकर उसको काम पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जिप्सम बोर्ड के कम से काम कम में काम उसको कर इधर पे सकता है। आके 6 महीना 8 महीना ऑलरेडी वो उस्ताद है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या क्या होता है दुबई में, कि इंडिया की तरह या पाकिस्तान की तरह इधर पे नहीं चलता है। अच्छा, ये बोलिए कि कितने साल का एक्सपीरियंस, यानी हमारे मुल्क में इंडिया पाकिस्तान में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर आके काम करने के लिए, ताकि अच्छा सा सैलरी मिल सकती है? कम से कम उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी इंडिया इधर पे पाकिस्तान हाँ, इधर पे आएगा तो वो इधर चलेगा। यानी इंडिया पाकिस्तान में कम से कम 2-3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पे आके काम करेगा तो वो आसानी के साथ काम उसको कर ट्रेड सकता का काम मिलेगा, उस्ताद का काम है, मिलेगा। ट्रेड का काम मिलेगा। अगर वो उधर पे 1 साल करेगा तो इधर पे वो नहीं चल सकेगा। जी। तो ट्रेड यानी अगर कोई कारपेंटर ट्रेड पे आ रहा है तो उसको कितना सैलरी कम से कम होना चाहिए ताकि यहाँ पे अच्छा सा वो ये कर तो सकता है? एक बात है, कंपनी पे भी डिपेंड होता है, कंपनी छोटा है बड़ा है, क्या हिसाब है, क्या बेनिफिट देता है, लीव सैलरी का हिसाब से, टिकट के हिसाब से, उस पर डिपेंड है। लेकिन नॉर्मल सैलरी जो रहता है कारपेंटर का 1500 से लेके 2000 तक। कारपेंटर का नॉर्मल फिनिशिंग सैलरी कारपेंटर का 1500 दिरहम से 2000 हाँ, क्योंकि दिरहम नया तक। जो भी आता है तो उसका सैलरी 1500 लग जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1600। उसके बाद
उसका फोरमैन सुपरवाइजर उसको देखे कि उसका क्या हिसाब है, तो आगे उसके लिए लेटर भेजेगा ये आदमी काम का है, अच्छा, तो इसका सैलरी बढ़ाओ। कम से कम 1500 सैलरी पे कारपेंटर के लिए अगर कोई आ रहा है ट्रेड के ऊपर, तो कम से कम 1500 सैलरी पे आएगा तो बेहतर रहेगा। बेहतर सही है ना? तो 1500 सैलरी जैसे इंडिया में 20,000 30,000 30,000 रुपीस हो जाता है, और पाकिस्तान में कम उसका से कम 40 से 50,000 रुपये 70,000 में। 70,000 तक हो जाता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो फोरमैन तक किस तरीके से पहुंच सकता है? फोरमैन तक उसको देखना पड़ता है कि उसको ड्राइंग देखना पड़ता है कि मैं ड्राइंग को इजीली हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, काम को कैसे निकालने, आदमी के साथ कैसा करना पड़ेगा। फोरमैन को देखते हुए वो कैसे चलता है, किस हिसाब से चलता रहता है, उसको अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपना तालीम कम से कम उसको अगर पढ़ा लिखा है मैक्सिमम उसको मैट्रिक तक पढ़ना होना चाहिए। यानी एक कारपेंटर को पढ़ाई जो है कम से कम 10वीं क्लास यानी कम से मैट्रिक कम। पास जरूरी होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि वो ड्राइंग देख के समझ सकता है। बिल्कुल। तभी वो एज ए फोरमैन सुपरवाइजर के लिए उससे और कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पढ़ाई हाँ, उसको आगे एक्सपीरियंस, ये सिविल का काम है, इधर पे आएगा उसको ज़्यादातर। इधर पे आपका फोरमैन सुपरवाइजर में अगर आपने कारपेंटरी में कम से कम 3-4 साल गुजारा, 4 साल 5 साल, उसके बाद आप इजीली फोरमैनी में जा सकते हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूँ, इसको हैंडल कर सकता हूँ, मतलब काम को आदमी को हैंडल कर सकता हूँ। कम से कम आपको 30 आदमी को हैंडल करने के लिए उसके बाद आपको फोरमैनी में जाना यानी पड़ेगा। फोरमैन का काम करने के लिए आप 30 आदमी को हैंडल करने का कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको फोरमैन का जॉब मिल सकता है। फोरमैन का जॉब मिल सकता है। अच्छा, तो कारपेंटरी काम में क्या क्या दुश्वारियां आती है यहाँ पे आने के बाद? जब कोई आदमी नया मुल्क से आता है तो क्या क्या दुश्वारियां परेशानियां पेश आती है उसके लिए? सबसे पहले तो उसको ये दुश्वारी पेश आनी पड़ती है कि इधर का चैनल का उसको पता नहीं रहता है कि इधर पे कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करता है। सबसे पहले तो उसको मटेरियल के बारे में पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, ये पाकिस्तान और इंडिया से आता है ज़्यादातर वो मीटर इंच में देखता है, इधर पे आके उसको सेंटी में देखना पड़ता है। सबसे पहले बात तो ये। दूसरी बात, उसको मटेरियल को देखना पड़ेगा, ये मटेरियल ये चीज़ है, मतलब आपको ट्रैक 10 सेंटी का, 5 सेंटी का, 9 सेंटी का वो यूज़ करना पड़ता है। सीलिंग के लिए कौन कौन सा सामान यूज़ करता है। इधर पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये कंपनी का मालूम होना चाहिए कि केनाफ का है या जिफ्रॉक का है, ये लाजिम उसको मालूम होना चाहिए। इधर पे हम लोग कौन से कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको लाजिम मालूम होना चाहिए। दूसरी बात यह, अगर वो पार्टीशन के बारे में काम करेगा तो पहले उसको पार्टीशन का लिस्ट लाजिम देखना पड़ेगा, इधर कौन कौन सा वाल आ रहा है, कौन सा नंबर। कम से कम ये 62 पार्टीशन है, अलग अलग उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सा वाल है, 1 आवर है, 2 आवर है, पैरेटर है, नॉनेटर है, मचराइज है, लाजिम उसको मालूम होना चाहिए। उसके बाद वो काम कर सकता है। अगर वो काम नहीं कर सके, उसके सिर पे फोरमैन सुपरवाइजर खड़ा होगा, उसको बताएगा कि ये ऐसा करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, वरना वो अपनी तरफ से नहीं कर सकता। अगर किसी को ड्राइंग दे के भेज दे या कोई काम बता के भेज दे तो वो नहीं कर सके, उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, ये बताइए कारपेंटर फोरमैन का कितना सैलरी रेंज रहता है दुबई के अंदर? दुबई के अंदर उसको ज़्यादातर इधर पे एक्सपीरियंस देखना चाहिए। कम से कम वो अगर 1 साल फोरमैनी किया है तो उसका अलग सैलरी बताते हैं, दूसरा 2 साल उसने एक्सपीरियंस अलग बताया। लेकिन नॉर्मल सैलरी जो 2500 से 3500 तक उसका मतलब सैलरी 2,500 दिरहम से 3,500 दिरहम तक 3,500 तक होना चाहिए। कारपेंटर फोरमैन का सैलरी रहता है। और कारपेंटर सुपरवाइजर का? कारपेंटर सुपरवाइजर का सैलरी जो है वो 4,000 से 4,500 तक रहता है। 4,000 के ऊपर, 4,000 से 5,000 तक सैलरी 5,000 रहता है। तक उसका सैलरी रहता उसका एक्सपीरियंस भी करीब करीब 10 साल के, है। कम से कम 8-10 साल के ऊपर ही रहेगा, तभी कारपेंटर सुपरवाइजर के जैसा काम कर सकता है। बिल्कुल। आप जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी तो माहौल ऐसा चल रहा है, सबको पता है कि दुबई में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उसको आने के लिए लाजिम उसको देखना पड़ रहा है कंपनी का सिचुएशन, कंपनी कितना है, छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, क्या बेनिफिट है कंपनी का, वो हम लोग को सेटअप देगा नहीं देगा, या हम लोगों को बोनस देगा नहीं देगा, हम लोगों को सैलरी टाइम पे देगा या नहीं देगा। ज़्यादातर इधर पे प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है कि सैलरी इधर बताता ज़्यादा है लेकिन सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। इधर पे कोई नया आदमी आता है तो वो ये सोचता है कि हम लोग को सैलरी चाहे कम हो लेकिन टाइम पे देना चाहिए। जी, ये मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं जो भी आना चाह रहा है, एक तो कंपनी छोटा है या बड़ा है वो चेक करके आए, ताकि कोई बड़ा कंपनी रहेगा तो सैलरी भी टाइम पे मिलेगा और दुश्वारी भी नहीं आएगी, सुकून से अच्छा सा रह सकता रह है। सकता है। और छोटा कंपनी भी, कुछ कंपनी अच्छा देता है, कुछ कंपनी
का कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। बिल्कुल प्रॉब्लम छोटे कंपनी में ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। छोटे बड़े कंपनी में कंपनी में बड़े आदमी रहता है, बड़ा सा ज्यादा आदमी रहता है, वो आसानी से हैंडल कर सकता है। और आने से पहले सैलरी भी चेक करना जरूरी है। आने से पहले लाजिम उसको एग्रीमेंट चेक करना चाहिए कि मेरे को एग्रीमेंट में क्या क्या लेके ऑफर लेटर में कितना कितना सैलरी दिया हुआ है और वो कितना बोल रहा है। एजेंसी वाला आपको बताएगा इतना सैलरी देगा, इतना सैलरी देगा, उधर आपको बताएगा 1800 सैलरी देगा, इतना वो टाइम इधर पे आएगा, वो टाइम नहीं रहता है, उसको ये प्रॉब्लम रहता है। दूसरा उधर पे 1800 सैलरी बताएगा, इधर पे आएगा उसका 1400 सैलरी। यानी आने से पहले जो ऑफर लेटर के अंदर जो सैलरी है वही सैलरी पक्का है, एजेंट जितना बोल रहा है उसका। हुकूमत का मोहर होना चाहिए, देखना चाहिए, बस यही है। अपर लेटर हर जगह पे से नहीं निकाल के दे सकते हैं, लेकिन उस पर बल्दिया का मोहर लाजिम होना चाहिए। यहाँ पर भाई से एक मिस्टेक हो गया कि ऑफर लेटर के अंदर जो गवर्नमेंट का स्टैंप नहीं रहता है, बाद में यहाँ पे आने के बाद गवर्नमेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उसके अंदर गवर्नमेंट का स्टैंप वगैरह भी रहता है, कंपनी का भी स्टैंप रहता है और साइन वगैरह भी रहता है, वही उसके अंदर ये माना जाता है। तो जी बताइए आगे। तो उस अपर लेटर को आपको देखना पड़ेगा कि ये मैं इस पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, इतना मेरे लिए काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, यानी उसके बाद आपको डिसीजन लेके आना पड़ेगा। यानी जो एजेंट बता रहा है वो फाइनल प्राइस नहीं है, जो ऑफर लेटर के अंदर लिखा हुआ है उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है यहाँ पे आने के बाद। उधर पे ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान में ये सोचते हैं हम लोग चले जाएंगे उधर पे, ये कंपनी काम सही नहीं हुआ, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, दूसरी कंपनी, इधर पे ऐसा नहीं चलता है। इधर पे जिधर पे तुम आ गया उधर पे उसके साथ आपको 2 साल लाजिम गुजारना पड़ेगा। जी, जैसे कि 2 साल का वीजा रहता है, वो 2 साल आपको पूरा गुजारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर हमारे पास से आ रहा है, वो ये समझ के आए कि भाई चलो यहाँ जाके थोड़े दिन काम कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो इधर से जाके कोई दूसरे कंपनी में जाके काम कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि जो भी कंपनी आप यहाँ पे आ रहा है, कंपनी वीजा लगाएगा, वो वीजा पे ही आपको काम करना पड़ेगा। उस वजह पे आपको काम, इधर से उधर आप जा नहीं सकते, ये सोच नहीं सकते मैं इधर से भागूंगा दूसरी जगह, तो ये सर आपको नहीं चलेगा, क्योंकि ये दुबई है, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि इधर पे जाओ एक जगह में काम नहीं समझ में आते दूसरी जगह में दूसरी बात ये इधर आज़ाद आदमी को जिधर से चला जाए, आज़ाद आदमी को काम इधर पे नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे चला जाता है, उसको बोल दे कि ID दे दो, आपका वीज़ा किस चीज़ का है, सबसे पहले ये पूछता है। ये आपके पास नहीं होगा तो आपको कोई आदमी कोई कंपनी काम नहीं देगा। जिस कंपनी के लिए आप आए हो उस कंपनी को आपको 2 साल देना काम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने दूसरी जगह जा सकता हूँ, मेरे लिए वो बेहतर है या ये बेहतर है, फिर आप वीज़ा कैंसिल करके दूसरी जगह भी जा सकते हो। तो पहले जो सैलरी आपका डिसाइड हो रहा है, ऑफर लेटर में मिल रहा है, वही सैलरी आपका फाइनल रहेगा, वही सैलरी आपका फाइनल रहेगा। लेकिन आपको अगर आगे जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के बाद आपको 6 महीना साल लग जाएगा, क्या पता आपका अरबाब आपको सैलरी बढ़ा दे, आपका फोरमैन अच्छा हो, आपका हेल्प कर दे, सैलरी बढ़ा दे। तो लाजिम आपको इधर आके मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई है मेहनत के लिए। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर आप यहाँ पे आके आपका परफॉर्मेंस अच्छा बताएंगे, मेहनत अच्छा करेंगे, फोरमैन का और इंजीनियर का दिल जीतेंगे, तब आपका सैलरी बढ़ने का कंपनी में चांस है, तब आपका सैलरी बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह कि इधर पे आने के बाद छुट्टी नहीं चलता है कि छुट्टी इंसान करे कि मैं छुट्टी कर लूँ, नहीं। एक छुट्टी आप करेगा, एक छुट्टी के बजाय आप 10 दिन लेट हो जाओगे। अगर आप अपने मुल्क के बारे में सोचते हो, आप एक छुट्टी करेगा, एक छुट्टी के बारे में आपका 2 दिन हाजिरी काटेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लाजिम आप इधर पे काम के लिए आओगे तो इधर पे मेहनत करोगे। सबसे पहले आपको पहले ऑफर लेटर देखना है कि मैं इसमें जाके अपना 2 साल गुजार सकता हूँ या नहीं गुजार सकता हूँ, तब आना पड़ेगा। कोई एजेंट का बात सुनना नहीं है कि मैं बस ये एजेंट है, मेरे को 1800 सैलरी बताया, 2000 कंपनी खाना दे रहा है, कंपनी रूम दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। पहले आपको उसके बारे में सोच के आना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं है कि मेरे को एजेंट ने बताया कंपनी रूम दे रहा है, रूम तो देगा, खाना देगा, खाने का कुछ भरोसा नहीं है कि आपको कंपनी खाना देगा, रूम देगा, आपको अकोमोडेशन, फूड का पता नहीं है। सैलरी आपको 1800 बताएगा, लेकिन आपको अपर लेटर देखना है, अपर लेटर में मेरी सैलरी 1800 है, 2000 है, कितना है, 15 से उस पर आपको आना पड़ेगा। यानी अकोमोडेशन जो है कंपनी देता है, यानी रहने के लिए जगह कंपनी देता है, और आने जाने के लिए कंपनी का बस रहता है, उसमें आ जा सकता है। लेकिन जो खाना है, अक्सर कंपनी खाना नहीं देता है, खाना अपने को बना के रूम पे खाना पड़ेगा। बिल्कुल।
और ऑफर लेटर के अंदर जो प्राइस हमारा जो सैलरी रहेगा वही सैलरी फाइनल रहेगा, और जो भी एजेंट बोल रहा है वो सैलरी यानी उसमें बढ़ जाएगा, वहां जाके बढ़ा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप उसीलिए आने से पहले ही जो भी लिखाना है, जो भी बात करना है, आपको बढ़ा के लिखाना है। आप एजेंट से, कंपनी से बात करके वो ऑफर लेटर के अंदर ही बढ़ा कर आए, ताकि यहाँ पर आके आपको परेशानी ना हो। बिल्कुल। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया से आने वाले या पाकिस्तान से आने वाले उसको एग्रीमेंट पेपर लाजिम देखना पड़ेगा, मेरे एग्रीमेंट पेपर पे क्या लिखा हुआ है, इसमें अकोमोडेशन, फूड या ट्रांसपोर्ट क्या क्या बेनिफिट लिखा है, ये मेरे को देख के आना पड़ेगा। दूसरी मरतबा सबसे सैलरी के बारे में आपको लाजिम देखना कि हम लोग उधर पे ज़्यादा सोचते हैं, या इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले, कि हम लोग को उधर 1500 दरहम मिल रहा है। 1500 दरहम में मेरे को इंडिया का 40,000 बन जाता है, पाकिस्तान का 70,000 बन जाता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इधर पे 1500 में सैलरी ले रहा हूँ, सैलरी 1500 में मेरे पास बचता कितना है। अगर खाना मेरा अपना है तो मेरा खाने का कितना पैसा जाएगा, मेरे मोबाइल का कितना पैसा जाएगा, मेरे को बचेगा कितना, उस हिसाब से। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, कितना खर्चा आता है? यानी एक आदमी कारपेंटर के काम पे आया हुआ है और कारपेंटर का काम कर रहा है, तो यहाँ पे खर्चा, यहाँ का जो दुबई का ये है, खर्चा कितना आता है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक महीने में कितना खर्चा आता है? एक महीने में इंसान का जो खर्चा है, जो खाने का खर्चा है, कम से कम 250 से 300 उसके खाने का खर्चा आएगा। दूसरा मोबाइल का खर्चा जो है उसका 150 से लेकर 200 तक उसका मोबाइल का खर्चा आएगा। और वो अपने जेब के लिए लाजिम बचाने के लिए या सेविंग के लिए कुछ रखने के लिए लाजिम वो अपने जेब के लिए 200-150 लाजिम रखे, कोई दोस्त है या कोई ये, लेकिन उसके पास बचता है अगर 1500 उसका सैलरी, उसके पास 900 दरहम बचेगा 1500 सैलरी में। तो अप्रोक्सीमेटली आपके बताने के मुताबिक 250 से 300 दिरहम खाने के लिए, 100-150 मोबाइल के लिए और 100-150 खर्चे के लिए, तो पूरा जाने के बाद कम से कम भी करेंगे तो 500 दिरहम तो खर्चा आपको महीने में लगेगा। और जो सैलरी आप बच रहा है वही सैलरी आप अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज सकते हैं। तो इसीलिए सैलरी के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, सैलरी के बारे में कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। वरना हम लोग 1000 दिरहम सैलरी या 800 दिरहम सैलरी या 1200 दिरहम सैलरी के ऊपर आएंगे तो 500 दिरहम तो खाने पीने में जाएगा, तो बचेगा 700-800 दिरहम, 600-700-800। तो 700-800 दिरहम में तो इंडिया पाकिस्तान का 15 से 20 हजार रुपये होता है। तो 15 से 20 हजार रुपये तो ज्यादातर एजेंट आप लोगों को बोलेगा कि आपका 1500 सैलरी है, आप बोलेगा कि 1500 सैलरी में 200 का लेगा, 1300 बचेगा। वो एजेंट आपको बोलेगा आपके पास 2 घंटे का 3 घंटे का ओवर टाइम है, उससे आप अपना खाने का खर्चा निकाल सकते हो, अपना जेब का खर्चा निकाल सकते हो। लेकिन इधर पे आके ओवर टाइम नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सही है, मतलब ओवर के बारे में आपको नहीं आना है, आपको सैलरी के हिसाब से आना पड़ेगा। जी, मतलब ओवर टाइम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। कुछ कंपनी में ओवर टाइम रहेगा, कुछ कंपनी में ओवर टाइम नहीं रहेगा। तो आपका जो फिक्स सैलरी है, अक्सर काम अर्जेंट रहता है तो लेबर का ओवर टाइम दे देता है, काम अर्जेंट नहीं रहता है तो वो लोग ओवर टाइम नहीं देता है। जी जी, तो ओवर टाइम के भरोसे पे नहीं आना है। जो आपको सैलरी लगा रहा है वही सैलरी फाइनल है। ओवर टाइम आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिल गया तो हमारा किस्मत है, अगर नहीं मिलेगा तो जो सैलरी आप लगा के आए वही सैलरी आपको मिलेगा। उसी में आपको महीने में 500 दिरहम तो कम से कम खर्चा आएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा आप मुल्क भिजा सकते हैं। यानी इंडिया का ले लेंगे तो करीब करीब 800 से 1000 दिरहम, ये नहीं होता है, ये 15,000 से 20,000 रुपये। और वही पाकिस्तान का डबल पैसे होता है, यानी 40 से 50,000 रुपये। दूसरी एक बात उसमें रहता है, ज्यादातर आदमी आता है कि घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से उसको बता देता है कि आपका 7 रुपये घंटा है या 6 रुपये घंटा है। वो अपना हिसाब उधर लगा लेता है कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करूंगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना हिसाब करके मिलेगा। घंटे के हिसाब से जो आता है, अगर उसके अरबाब के पास काम है तो उसको काम देगा तो उसको सैलरी मिलेगा। जैसे जुम्मे के दिन छुट्टी रहता है, उसको जुम्मे का सैलरी नहीं मिल सकता है। घंटे के हिसाब से उसको सप्लाई इधर पे बोला जाता है। तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन दिया। उम्मीद है कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।